हाँ फिर वही वही तो मैं कह रहा हूँ। फिलहाल चैप्टर 1 जो है ये कंप्लीट आज कर देंगे इसको कंप्लीट, जो क्वेश्चंस पेंडिंग थे। अब तुमने 1.1, 2 और 3 ये 3 एक्सरसाइज हैं सिलेबस में एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। 1.1, 2 और 3, 1 और 2 तो कर ही लिया, और 1.3 जो है ये होमवर्क दिया हुआ था। 17 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। कितने क्वेश्चंस कर लिए? सारे कर लिए? फिर तो ठीक है, अगर सारे कर लिए हैं कोई डाउट? बस फिर तो कंप्लीट है, सारे हो गए हैं। हाँ कर लो फिर। हाँ इसमें 4 केस बनते थे। नहीं, क्या करना है, एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस एक्स है, एक्स रियल नंबर है। एफ में अगर हम -1 पर वैल्यू निकालें और एफ 1 पर निकालें तो दोनों का आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ये फंक्शन नॉट 1 1 हो गया, क्योंकि -1 और 1 दोनों का इमेज एक ही है। और अब देखना है कि ऑन टू, तो मॉडुलस एक्स हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होगी? 0 से इन्फिनिटी। और कोडोमेन क्या दे रखी है? नहीं, आपने वैसे नहीं कहा था कि लेट एक्स ऑन टू, हाँ वो वाले से वैसे लिखा 1 1 नहीं है, एग्जाम्पल ही देना है। है। तो इस एग्जाम वो तब करते हैं, मान लो आपको कंडीशन नहीं पता तो कंडीशन निकालने के लिए करते हैं। यहाँ तो पता ही नहीं है कंडीशन, -1 और 1 नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का आंसर सेम आता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल कर रहा है, 1 1 हो ही नहीं सकता। और नेगेटिव नंबर्स का कोई आंसर ही नहीं है। -1 हैज़ नो प्री इमेज, सभी आंसर्स पॉजिटिव तो हैं, नॉन नेगेटिव। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ये तो कंसेप्ट के साथ में ही डिस्कस किया था कि मॉडुलस फंक्शन ऑन टू नहीं है और मैनी 1 इंटू है, x2 करके दे रहा था। उससे भी हो जाएगा। तो उसमें केसेस x1 का मॉडुलस इज इक्वल टू x2 का मॉडुलस, प्लस माइनस एक ही बनता है केस। 4 केस कहाँ बनते हैं? 2 बनेंगे। x1, अरे यार चल 4 केस बनाता हूँ मैं। -x1 इज इक्वल टू -x2, तो नहीं यही तो बनाए होंगे। x1 इज इक्वल टू -x2 और -x1 इज इक्वल टू x2। ये दोनों तो सेम नहीं है और ये दोनों सेम नहीं है। तो x1 की 2 वैल्यू आ रही है, एक x2 भी आ रही है और एक -x2 भी आ रही है। तो हमने वही तो लिया हुआ है, एक बार -1 और एक बार 1, वही कंडीशन तो आई हुई है। ठीक है, तो हो जाएंगे अब। तो 1.3 होमवर्क है, बस ये कंप्लीट करो। चैप्टर 1 जो है कंप्लीट है। इसके बाद ITF स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फिलहाल इसके कुछ एग्जांपल्स रह रहे थे, वो कंप्लीट कर लेते हैं। कौन कौन से एग्जांपल 1.3 में रह रहे हैं? स्टार्टिंग से 1 2 3 हो गए थे, 4 5 6 करवा दिया था उस दिन। 7th रहता है, ठीक है, 8th रहता है, और ये इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्पल। 7 8, इसके बाद 9 हो गया था, या रहता है 9th हो गया था क्वाड्रेटिक में जब कन्वर्ट किया था। 10th रहता है, ये 10th भी हो गया था। 11th रहता है, 12th हो गया था, 13th भी हो गया था, और 14th रहता है। बस ये टोटल 5 एग्जाम्पल रहते हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं आज। पहले 10th पर आ जाओ। 10th, तो 10th है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइंड बाय सिग्नम की डेफिनेशन mod x बाई एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0। 1 आएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, 0 पर 0 डिफाइंड होता है, और नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या डिफाइंड होता है? ये डेफिनेशन है सिग्नम फंक्शन की। मिला नहीं क्या? अब वो कहता है कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। पहला ये दिखाना है 1 1 नहीं है, तो 0 से बड़े के लिए सबका आंसर 1 है, तो 0 से बड़ा 0.1, इसका आंसर भी 1 होगा। 0.2, इसका आंसर भी 1 होगा। तो देयरफॉर f ऑफ 0.1 इज इक्वल टू f ऑफ 0.2, बोथ आर इक्वल टू 1, वेयर 0.1 इज नॉट इक्वल टू 0.2। तो मतलब fx1 इज इक्वल टू fx2। दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज होगी, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, implies that function f is not 1 1। इंजेक्टिव मैप नहीं है, 1 1 नहीं है। कोई दिक्कत? चलें आगे, क्लियर। इसके बाद क्या देखना है? कोई भी एग्जांपल ले सकते थे, नेगेटिव के भी ले सकते थे, जैसे f ऑफ 0 से छोटा -1 पर f ऑफ -2, इन सब की वैल्यू क्या आएगी? -1। ठीक है। सेकंड हमें देखना है ऑन टू।
तो ऑन टू में क्लियर सी बात है, अगर इस फंक्शन की हम रेंज देखें, रेंज ऑफ एफ, सिग्नम फंक्शन की रेंज, तो क्या है, ये 3 एलिमेंट ही हैं, -1, 0 और 1, और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर का सेट। तो क्लियरली रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। और भी कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऑल्सो। इन 3 नंबरों को छोड़कर बाकी किसी की भी प्री इमेज नहीं है, तो इन 3 नंबरों को छोड़ दो, तो एक्सेप्ट -1, 0, 1 नो एलिमेंट ऑफ आर ब्रैकेट में कोडोमेन हैज़ प्री इमेज इन डोमेन, ठीक, हेंस इट इज नॉट ऑन टू। चलें आगे, फोटो। बाकी सब क्वेश्चंस की फोटो है ग्रुप में, तो जब रिवाइज करोगे ना तो देख लेना, जो जो एग्जांपल्स थे उनको मैंने लिखा हुआ है, आपने घर से क्वेश्चंस किया तो एक प्रॉपर तरीके से किए हों। वे ऑफ राइटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में, स्पेशली बोर्ड लेवल पर, क्योंकि वहाँ पर यही देखते हैं कि किस तरह से अटैम्प्ट किया हुआ है। इसके बाद पहले 14th देख लेते हैं, ईजी सा क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। एफ एक फंक्शन है ए टू ए पर, एफ एन लिख देता हूँ, ठीक है, या एफ के लिख देता हूँ, एफ के फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, और सेट ए दिया हुआ है हमें 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, 1 से लेकर n तक। नंबर ऑफ ऑल टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, सेट ए से ए पर, डोमेन भी ए है और कोडोमेन भी ए है। ए टू ए पर अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस। ये जो एफ के है इसमें हम के की वैल्यू 1 रख दें तो f1, 2 रख दें f2, ये सारे अलग अलग फंक्शंस हैं। तो जो एफ के है ये फैमिली ऑफ फंक्शंस होगा, जहाँ पर के आर्बिट्ररी एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 से लेकर कितने। अब हमें यही ढूंढना है कि एफ के कितने बनेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, ठीक है। इसके लिए ठीक है ये चीज़ ढूंढना है। अभी मैं इसको खाली एफ से लिख देता हूँ। इफ़ एफ इज़ फ्रॉम ए टू ए देन नंबर ऑफ पॉसिबल एफ, कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं ये हमें ढूंढना है, नंबर ऑफ पॉसिबल एफ। एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा छोटा करके समझ लेते हैं, फिर ये आ जाएगा समझ में। मान लो मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, एक सेट है ए, 3 एलिमेंट्स, कितने फंक्शंस बन सकते हैं ए टू ए पर, ए टू ए पर कितने फंक्शन बन सकते हैं। तो इसके लिए एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ, और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें। पहला काउंटिंग ऑफ फंक्शंस है, ये कंसेप्ट जो है इसका नाम है काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। जैसे हमने क्या पढ़ा था, काउंटिंग ऑफ रिलेशंस पढ़ा था, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस वगैरह वगैरह। नंबर ऑफ रिलेशंस तो पढ़े ही थे। अगर ए सेट का, ए सेट से हम पूछें नंबर ऑफ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर n हो तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर n स्क्वायर, n इंटू n। और ए टू बी था तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर मान लो m है और रिलेशंस पूछ रहे हैं ए टू बी कितने रिलेशंस होंगे, तो क्या आंसर आता है 2 की पावर mn। ये हम कर चुके हैं और पूछ भी लिए हैं इसके आंसर्स। काउंटिंग ऑफ फंक्शंस में पहला टॉपिक नंबर ऑफ, ये बाद में करेंगे, पहले ये वाली चीज़, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कितने फंक्शंस होंगे ए से बी में। मैं ये नहीं कह रहा कितने 1, 1 होंगे, कितने ऑन टू होंगे, वो अलग पार्ट है। बस सिंपल कितने फंक्शंस बन सकते हैं ए सेट से बी सेट पे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, या इसी फॉर्म में लिख दूँ तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसका आंसर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी कि को डोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं उसकी पावर डोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन सेट की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन सेट। तो मान लो एक फंक्शन, ये बताओ 1 और 2 सेट से 3, 4, 5 कितने फंक्शंस बन सकते हैं, तो 3 की पावर 2, तो आंसर कितना आएगा, 9 फंक्शंस बन सकते हैं। को डोमेन में कितने एलिमेंट हैं 3 और डोमेन में कितने हैं 2, तो 3 की पावर 2 यानी कि 9 है। अब ये लॉजिक क्या है इसका, कि ऐसा कैसे लगा ये वाला फॉर्मूला। देखो फंक्शन इस सेट से इस सेट पर जाएगा, तो ये सेट क्या है, ए नाम रख लो इसका,
1 2, दो एलिमेंट है, इस सेट का नाम बी, क्या है ये 3 4 5, ए से बी पर मुझे क्या निकालने हैं, फंक्शंस। कितने पॉसिबल फंक्शन बन सकते हैं? फंक्शन बनाने के लिए मुझे हर एक एलिमेंट की इमेज देनी होती है और यूनिक इमेज देनी होती है। तो 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 3, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 2 के पास कितनी चॉइसेस है? 3 या 2? ये जिसके पास जाएगा, क्या 2 उसके पास नहीं जा सकता? जा सकता है। नहीं यही बात समझ? तो ऑब्वियस ही बात है कि इसकी भी कितनी चॉइसेस होंगी? 3 ही होंगी। तो 3 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब समझो, अगर मान लो इस सेट में, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, तो 1 2 3 से लेकर m एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 से लेकर कितने एलिमेंट्स हैं? n। जनरलाइज करें तो इस 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं? n। इस 2 के पास भी कितनी चॉइसेस हैं? 3 के पास भी, सबके पास कितनी चॉइसेस है? n। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मल्टीप्लाई कर दोगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो n को कितनी बारी मल्टीप्लाई करोगे? m टाइम्स। तो n की पावर क्या आ जाएगी? n क्या था? कोडोमेन के एलिमेंट्स, और m क्या था? डोमेन के एलिमेंट्स। तो क्या फॉर्मूला बना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। ये आगे नंबर ऑफ फंक्शंस विदाउट एनी कंडीशन कि 1 1 है, ऑन टू है, सब बिना किसी कंडीशन के, ठीक है। वो अलग अलग टॉपिक है। अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक आ गया समझ में। अच्छा, ये 9 फंक्शंस बना कर दिखाऊं एक बार? 1 2 3 4 5, देखो एक ये पॉसिबल है। ऐसे कितने बन जाएंगे? 3। ये दोनों 3 पर मैप कर रहे हैं, ये दोनों 4 पर मैप करेंगे और दोनों 5 पर। कितने फंक्शंस बने? 3 1 2 3 4 5, ये इस पर, ये इस पर, ठीक। अच्छा, ये 3 4 पर कर सकते हैं। ऐसे करते हैं, 1 को तो 3 पर ही करने देते हैं, 1 को तो 3 पर ही। 2 4 पर भी कर सकता था, और 2 यानी कितने बन गए? 2 फंक्शन बन गए। इस बार 1 को 3 से हटा लेते हैं, 1 को किस पे करते हैं? 4 पे, 1 अलग हो गया। अब 2 के कितने ऑप्शंस हैं? 3 पर भी कर सकता है और 5 पर भी। कितने बन गए? अब 1 को किस पर मैप कराएंगे? 5 पर। 2 के कितने ऑप्शंस हो जाएंगे फिर से? 2। तो 2 4 6 और 3, टोटल कितने फंक्शंस बनेंगे? 9। एक जनरल एग्जांपल के थ्रू नंबर लेकर समझाया। सेकंड, अब नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, अगर ए टू ए आ गया तो n की पावर n हो जाएगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है ना। ये इक्वल हो गए तो इक्वल आ जाएगा, क्या दिक्कत है? नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी विच आर 1 1। कितने फंक्शंस? जो फंक्शन 1 1 हो वो कितने फंक्शंस होंगे? किस सेट से? ए सेट से बी सेट्स पे, ठीक है। अब तो फंक्शन क्या है? ए से बी पर, और हमें क्या फाइंड करना है कि कितने 1 1 फंक्शंस होंगे, ठीक है। अब सोचो इसके लिए, और एक टॉपिक और करेंगे हम इसी में ही, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी विच आर ऑन टू। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, इन टू और 1 1 कितने होंगे? क्या? कोडोमेन? नहीं, कोडोमेन का फैक्टोरियल नहीं। अब एक मिनट, इस पे ना कंडीशंस आएंगी। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि फंक्शंस बनेंगे भी या नहीं बनेंगे और कितने बनेंगे, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं था। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी कम ज़्यादा हो सकते थे। जैसे कि मान लो ए सेट में 2 एलिमेंट हैं, बी सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो कितने फंक्शंस बनेंगे? 3 की पावर 2। ए सेट में 3 है, एफ ए टू बी फंक्शंस ले रहे हैं। ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी में 2 है, तो कितने फंक्शंस बनेंगे? 2 की पावर 3, या 8 बनेंगे या 9 बनेंगे। दोनों सेट में 3 फंक्शंस हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। लेकिन अच्छा, एक बार ऐसे देखना, ए टू बी में आपके पास ए में 2 एलिमेंट है 1 2, बी में 3 एलिमेंट है, और उल्टा करना, अब ए टू बी में ए में 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है। यहां 1 1 फंक्शन बनाकर दिखाओ, यहां पर 1 1 फंक्शन बनाकर दिखाओ।
इसको इससे मैप कर दिया, इसको इससे मैप कर दिया, तीसरे वाले को मैप करना पड़ेगा, नहीं तो फंक्शन नहीं बनेगा, तो मैप तो करना पड़ेगा। मैप किसके साथ करूंगा? इसके एलिमेंट के साथ। ये दोनों ऑक्यूपाई कर चुके हैं, इसका मतलब जिसके साथ भी करूंगा 1 1 को ब्रेक कर देगा। इसका मतलब अगर पहले वाले सेट में m एलिमेंट्स थे और दूसरे वाले सेट में, तो m जब n से बड़ा हुआ तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? नहीं बनेंगे, 0। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हुए, अगर ये दोनों बराबर हुए तब बन जाएंगे, बन तो जाएंगे। या फिर यहां पर एलिमेंट क्या हो गए? ज्यादा हो गए, यानी कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m हो गई, तो फिर 1 1 फंक्शंस बनेंगे। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू, ऐसे बनाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितने ले रहे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितने लिए, ठीक है। अगर a टू a होगा तब तो हमेशा बनेंगे, क्योंकि तब तो एलिमेंट इक्वल वाला केस आ जाएगा। अब पहला केस कब? जब m में पहले वाले में एलिमेंट्स क्या होंगे? ज्यादा। ज्यादा से कम पे कैसे बनाओगे? अगर यहाँ a वाले सेट में ज्यादा एलिमेंट है तो पीछे वाले में कम है, तो आपने जितने उसके पास एलिमेंट थे उन सब के लिए प्री इमेज चूज कर ली, बाकी प्री इमेजेस खाली रहेगी। उनको जब भी आप करोगे तो वहां पर डबल डबल कनेक्ट होंगे, तो m बड़ा हुआ ना तो 1 1 फंक्शन नहीं बनेंगे, 0। लेकिन अगर m छोटा हुआ किससे? n से, या फिर इक्वल टू हुआ, तब फंक्शंस बन जाएंगे। क्लियर? अब कितने फंक्शंस बनेंगे? देखो कौन बड़ा है? n, तो फंक्शंस बनेंगे परम्यूटेशन, ठीक है, n p m। अगर ये इक्वल हुए तो फिर क्या बन जाएगा? n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल बन जाएगा। अब ये कैसे आया ये समझा देता हूँ। अब n की पावर m क्या? अब n की पावर m 1 1 फंक्शंस की बात कर रहे हैं ना भाई, कंडीशन नहीं आ गई 1 1 फंक्शंस। ये मैं करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे आता है, ठीक है। देखो जैसे इसी के अंदर लगाकर चलते हैं एग्जांपल ना, तो यहाँ कितने एलिमेंट हैं? 2, और यहाँ कितने एलिमेंट हैं? 3। हो तो जाएगा। कितने बनेंगे उस फॉर्मूले के हिसाब से बताना? 3p2, n बड़ा है ना m से, और m कितना है इस केस में? 2, और n कितना है? 3। पहला केस तो हो ही गया, m 3 है और n 2 है, m बड़ा है, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने बने? 0। 1 1 फंक्शंस कितने बने? 0। फंक्शंस तो बन रहे हैं, फंक्शंस कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। 2 की पावर 3 कितने फंक्शंस बन रहे हैं? 8, पर उनमें से कोई भी 1 1 नहीं है। यहाँ पर कितने फंक्शन बनेंगे? 3 की पावर 2 9, और उसमें से 1 1 कितने हैं? एक सिंपल सी बात है, अगर मैं ऑन टू हटा दूं तो 1 1 आ जाएंगे। ऑन टू 3 बनते हैं सिर्फ। ये दोनों को मैप कराओगे 3 पर 1, दोनों को मैप कराओगे 4 पर 2, दोनों को मैप कराओगे 5 पर 3, 3 ऑन टू बनते हैं। सभी फंक्शन से 3 ऑन टू निकाल दो, बाकी वैसे 1 1 आएंगे। वैसे 1 1 देखते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 3 एलिमेंट है, तो 1 1 बनेंगे। कैसे बनेंगे? अगर मैं 1 को 3 पर मैप करूँ तो इस 2 के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस रह गई? यानी इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए, अच्छा फर्स्ट 1 को मैं किस पे मैप कर सकता था? तीनों में से किसी एक पर। यानी फर्स्ट एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस थी? 3। लेकिन इस एलिमेंट के लिए अब 3 चॉइसेस नहीं है, अब कितनी चॉइसेस है? 2। क्यों? क्योंकि जिस पर इसको मैप करा 2 को उस पर मैप करूंगा तो 1 1 नहीं बनेगा। 1 1 तब बनेगा जब डिफरेंट पे मैप करूंगा। समझ में आ गई बात? तो ये परम्यूटेशन का कंसेप्ट ही नहीं था, n में से अरेंज करना है m को, तो इन तीनों में से किसको अरेंज करना है? 2 को। जो भी 2 अरेंज करूंगा उनको प्री इमेज प्रोवाइड करा दूंगा, और वो फंक्शन हर बार क्या बनेंगे? 1 1 बनेंगे। जनरल कंसेप्ट में 3 और 2 की जगह क्या आ जाएगा? इस 3 की जगह यहाँ पर कितने एलिमेंट है? n। तो पहले पे कितने चॉइस होंगे? n। अगले पे कितनी चॉइस होंगी? n। अगले पे कितनी चॉइस होंगी? और यहाँ पर mth एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस होंगी? n माइनस m-1। देखो एक कम करते, सिखाया था 11th क्लास में परम्यूटेशन, यहाँ क्या करते थे ऐसे। और फिर ये चीज़ को ही तो सॉल्व करके तुम्हारा एक डाउट भी तो आया था ना इसी क्वेश्चन के अंदर, n माइनस एम प्लस 1। फिर फैक्टोरियल को कंप्लीट करवाया था, याद करो, n माइनस एम से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई, और नीचे 1 2 3 n माइनस एम तक मल्टीप्लाई। कुछ याद आ रहा है? 1 से लेकर n तक n फैक्टोरियल बन गया, और ये n माइनस एम फैक्टोरियल बन गया। इसी को क्या बोलते थे? npm। ये हो गया इसका प्रूफ। कोई दिक्कत? ठीक, चले आगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कितने 1 1 फंक्शंस बनेंगे। अब तीसरा टॉपिक, एक मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, किस चीज का? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ये तुमने देखने हैं, नहीं हो तो मेरे से पूछ लो। कहां से कहां तक? फ्रॉम a टू b। अगेन जो फंक्शंस बनेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस को ऐसे भी लिख देते हैं,
इसका मतलब एन ऑफ एफ ही है। किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी को नंबर ऑफ ए से लिखते हो ना, कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है, मतलब कितने सेट बनते हैं, नंबर ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट है, ऐसे ही कितने फंक्शंस बनते हैं, एन ऑफ एफ, नंबर ऑफ फंक्शंस। या फिर एफ के ऊपर क्या लगा दोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन। इसका मतलब है फंक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, कितने फंक्शंस हैं। उल्टा होएगा, अब ऑन टू के लिए उल्टा हो जाएगा। समझो क्यों होगा उल्टा। मान लो आपके पास यहाँ पर 1 2 3 है, ठीक है, या 1 2 है, और यहाँ पर है 3 4 5। एक भी फंक्शन ऑन टू नहीं बन सकता। क्यों? देखो, इसको आपने इससे मैप करा दिया, इसको आपने इससे मैप करा दिया, ये एलिमेंट रह गया खाली, इसको मैप किससे कराओगे? यहाँ पर होना चाहिए ना कोई, हाँ या नहीं? यानी ये कैसा बना, इनटू। ऑन टू कब बनेगा? हाँ, जब इक्वल इक्वल होंगे तो बन जाएगा, हाँ। लेकिन यहाँ 5, लेकिन अब ये ऑन टू नहीं बनता। मतलब अगर n की वैल्यू बड़ी हो जाए, उल्टा हो जाएगा ना, है ना, उल्टा हो जाएगा। तो अगर n की वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी हो जाए m से। n क्या चीज़ है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट a क्या है? m। वही लिया मैंने जो वहाँ भी लिया था, सेम। तो अगर n बड़ा हो जाए m से, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे? 0। यानी को डोमेन में ज़्यादा एलिमेंट आ गए डोमेन के एलिमेंट से, तो फिर एक भी फंक्शन ऑन टू नहीं बनता। समझ भाई बात? लेकिन अगर कम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आप ऐसे कर दोगे, यहाँ एक और आ गया 4, यहाँ 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉसिबल है, बन जाएंगे, लेकिन कितने बनेंगे? यानी कि अब अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n आ जाए, तो इसका आंसर आपको ढूंढना है। इसमें भी एक पार्ट का क्वेश्चन मेरे पास है, जब m किसके इक्वल हो जाए, तो फिर वो वाला क्वेश्चन हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। जो एग्जाम्पल ये कर रहे हैं ना हम, 1 से लेकर n तक में नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस, ये वाले कौन से फंक्शंस हैं? ऑन टू फंक्शंस। अब एक केस रह गया जब m क्या होगा, n से बड़ा, यानी कि यहाँ ज़्यादा एलिमेंट है और यहाँ पर कम एलिमेंट है, तो फिर आपको ढूंढना है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के रहना। सर रियल टू होल नंबर का या फिर रियल टू नेचुरल नंबर का फंक्शन हो, तो उसमें 1 को कैसे यूज करें, कौन सा बड़ा है कौन सा? फाइनाइट सेट में, फाइनाइट सेट में आएगा ये। हाँ बिल्कुल, एक सेकंड। ऑन टू इनफाइनाइट मान लेगा, ऑन टू इनफाइनाइट मान लेगा, नहीं, वो भी फाइनाइट में ही आएगा। ये सारे फाइनाइट के लिए निकलेंगे। आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, n और m की पर्टिकुलर फिक्स नेचुरल नंबर में वैल्यू होंगी। ठीक है, अब मैं इसको हटा दूं। फिलहाल एग्जाम्पल 14 देख रहे हैं हम, और ये साथ साथ टॉपिक हमने लास्ट टॉपिक ये करना था, ये भी हो गया। इस पे क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना, 1 1 वाले पे आ जाए क्वेश्चन, तो इसमें ऐसे दिया तो नहीं हुआ, लेकिन आ सकता है। हाँ भाई चलो देखो, एक ये टॉपिक दे रखा है, एक चीज़ और इसमें है, ये नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए या इन सेट ए, इन सेट ए हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इज n फैक्टोरियल। ये जो 1 1 ऑन टू फंक्शंस है, कौन से फंक्शंस हैं तुम्हें पता है? ये कौन से फंक्शंस हैं? बाइजेक्टिव जो 1 1 भी हैं और अच्छा, इसके लिए बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक फंक्शन है a टू b पर, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन a m है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b n है, तो कितने फंक्शन f टू a आर बाइजेक्टिव? हाउ मैनी फंक्शन f फ्रॉम a टू b आर बाइजेक्टिव? मतलब 1 1 एज वेल एज ऑन टू, हाउ मैनी आर बाइजेक्टिव? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ये होगा, जब हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस, जब हमारे नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल रहे हैं, तो अगर m n से बड़ा आ गया, पहले वाले में ज़्यादा एलिमेंट है और दूसरे वाले में कम है, तो क्या 1 1 फंक्शन बनेंगे? पहले वाले में ज़्यादा है और दूसरे वाले में कम, तो नहीं बनेंगे। और 1 1 नहीं बने तो बाइजेक्टिव कैसे बन सकते हैं? क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 एंड ऑन टू दोनों का आना जरूरी है। ऑन टू तो बन जाएंगे पर 1 1 तो नहीं बनेंगे। यानी इस केस में क्या आएगा आंसर? अगर n बड़ा आ गया m से,
तब भी 0, क्योंकि अब क्या नहीं बनेंगे, ऑन टू नहीं बनेंगे। इसका मतलब एक ही शर्त रह गई, जब m और n क्या हो, और वही चीज़ यहाँ लिखी है इन a, इसलिए लिखा है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, m फैक्टोरियल, या बात तो बराबर ही है, तो उसका फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल लिख लो या m फैक्टोरियल, कुछ भी लिख लो। नहीं, ये समझाने के लिए बताया। एक सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ बाइजेक्शंस फ्रॉम a to b, if a and b are distinct, a and b have different cardinality, 0. Bijection exists only in a, from a to a, and that is equal to जो भी a में एलिमेंट है उसका फैक्टोरियल, यही कंसेप्ट है। चलिए आगे। अब फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ जाओ, 14th पढ़ना। वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट a टू इटसेल्फ। a सेट के इसी सेट के ऊपर, इटसेल्फ सेट के ऊपर क्या निकालने हैं, ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, हमें जो फंक्शंस निकालने हैं वो निकालने हैं ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। 1 1 के बारे में नहीं बोला उसने, कहा सिर्फ ऑन टू फंक्शंस निकाल दो ए सेट के ऊपर ही। तो यहाँ एक बार हम एरो डायग्राम बनाते हैं, ये सेट ए, दोबारा से सेट ए से ए पे ऑन टू फंक्शंस, फंक्शन है 1 2 3 एंड सो ऑन। फंक्शन ए सेट में एलिमेंट है, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, ये एलिमेंट्स। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कौन से फंक्शन चाहिए, ऑन टू। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, इसके हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो एक बार ना वैसे समझा देता हूँ, फिर लिख कर दिखाऊंगा। मान लेते हैं हम इस 1 के लिए चॉइसेस कितनी है, इस 1 एलिमेंट के लिए, तो फॉर 1 वी हैव n चॉइसेस। तो हम 1 को मैप किससे करा सकते हैं, किसी भी एक एलिमेंट से मैप करा सकते हैं, ठीक है। फॉर 2 वी हैव, अब ध्यान से, फॉर 2 वी हैव, दोनों केस हो सकते हैं, n-1 चॉइसेस या फिर n चॉइसेस, ये देख लेते हैं, ठीक है। आपने क्या करा, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ईजीनेस के लिए मान लिया आपने 1 को किससे मैप करा दिया, 1 से। थोड़ी देर के लिए मान लो कि 1 को हमने किसी एक एलिमेंट से तो कराएंगे, हमने 1 से ही मैप करा दिया। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट बचे, यहाँ पर कितने एलिमेंट बचे मेरे पास, n-1 एलिमेंट्स बचे, और यहाँ भी कितने एलिमेंट बचे, n-1 एलिमेंट बचे। अब कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, 2, ठीक है। इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, इन दोनों में से देख लेते हैं कितनी चॉइसेस हैं। केस 1, अगर मैं मान लेता हूं कि 2 एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं, n चॉइसेस हैं, 2 एलिमेंट के लिए n चॉइसेस हैं, मान लिया। अब मैं इसको गलत प्रूव कर दूंगा, कैसे, मान लो n चॉइसेस हैं, 2 एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं, n चॉइसेस हैं। तो एक चॉइस ये भी पॉसिबल है ना, n चॉइसेस में से ये वाली चॉइस भी तो पॉसिबल है, अगर हम 1 ले ले तो, हाँ या नहीं। अब बाकी जितने भी एलिमेंट बचे, अगर आप उन सब को अलग अलग भी इमेज दे दो, तब भी इसमें एक एलिमेंट खाली बच जाएगा, बचेगा या नहीं बचेगा, क्यों बचेगा, 2 के लिए तो 1 आ गया, बचे कितने, n-2, लेकिन यहां कितनी इमेज है, तो n-1 में से n-2 ऑक्यूपाई हो सकते हैं मैक्सिमम। यहां पर समझो ये पर्सन है और यहां उनके लिए क्या है, चेयर्स है। 2 पर्सन एक चेयर पे तो बैठ सकते हैं थोड़ा सा एडजस्ट होकर, लेकिन एक पर्सन 2 चेयर तो नहीं लेगा ना, तो फंक्शन ही नहीं बनता। समझ में आई बात, एक पर्सन 2 चेयर पे नहीं बैठेगा, लेकिन 2 एक पे बैठ सकते हैं। तो अगर मैं 2 को एक चेयर पे बिठा लूं, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ चेयर्स बची वो कितनी बची, n-1, और लेकिन नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, n-2। कितनी चेयर्स चाहिए इनको बैठने के लिए, n-2 या n-2 से भी कम, n-2 या उनसे भी कम, लेकिन मैक्सिमम चेयर्स जो यूज कर सकते हैं वो n-2 कर सकते हैं। और n-1 में से अगर मैं n-2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास एक चेयर अभी बचेगी, उस एक चेयर का कोई भी पर्सन नहीं होगा, मतलब वो चेयर का कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, यानी उस एलिमेंट को, डोमेन के एलिमेंट का कोई भी डोमेन वाला एलिमेंट नहीं है, और उसकी क्योंकि प्री इमेज नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं बना। समझ में आई बात, यानी कि इसकी n चॉइसेस कहते ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इफ़ वी हैव टेक
if we have taken n choices, then for remaining elements we must left with at least one element which has no pre-image. इसका मतलब इसके लिए भी कितनी choices होंगी, n minus 1 choices होंगी. इसको नहीं लेंगे, वो n minus 1 choice में इसको हटा देंगे, तो अब इनमें से कोई एक choice. सेम आर्ग्यूमेंट अगले वाले के लिए रहेगा, सेम आर्ग्यूमेंट लास्ट वाले के रहेगा. लास्ट वाले की कितनी चॉइस होंगी, 1, क्योंकि nth एलिमेंट n चॉइसेस थी. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कितनी बन गई, हाँ, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते करते हम 1 तक आ जाएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, n का फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे. ठीक है, अब एक बार बुक पर आओ. देखो सॉल्यूशन में क्या लिखा है इसने, पढ़ना. लेट एफ बी एन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ. मिल गया. तो मान लिया कि f जो है एक ऑन टू फंक्शन है सेट ए से इटसेल्फ पर. लेट अस सपोज f जो है वो 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1. अगर f 1 1 नहीं है तो क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी इमेज सेम होती है, तो f1 और f2 1 और 2 डिफरेंट है, उन दोनों की इमेज सेम होगी. तो जो रेंज ऑफ f है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, n से कम एलिमेंट होंगे. रेंज ऑफ f में n से कम एलिमेंट होंगे ना, क्योंकि f1 और f2 का आंसर तो एक ही हो गया. तो रेंज में कितने एलिमेंट्स ऑक्यूपाई होंगे, n-1 एलिमेंट्स ऑक्यूपाई होंगे मैक्सिमम, n तो नहीं होंगे. और कोडोमेन में कितने हैं, n. तो रेंज में कोडोमेन से कम एलिमेंट हुए. इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा. तो हमारी सपोजिशन क्या थी, रॉन्ग. इसका मतलब f कैसा होगा, 1 1. और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है वो फंक्शन n फैक्टोरियल होता है. ये रहा कंसेप्ट. ठीक है, तो बुक ने इस तरह से करके दिखाया है कि बुक ने मान लिया कि ये फंक्शन, मान लेते हैं कि 1 1, हाँ इसकी फ़ोटो लेनी है तो फिर मेरे को प्रॉपरली लिखना पड़ेगा. कर देता हूँ. बुक वाला तो आ ही गया समझ में मेथड, उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है. सॉल्यूशन क्या, ये वाला नहीं, रूल नहीं है. 1 2 3 से लेकर कितने एलिमेंट है, n. 1 2 3 से कितने एलिमेंट है, n. दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं, a to a. अब तेरे को 1 1 और ऑन टू फंक्शंस ढूंढने हैं. 1 1 भी होने चाहिए और ऑन टू भी होने चाहिए. इस 1 के लिए नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर फर्स्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर 1 कितनी होंगी, इनमें से कोई भी एक, एनी वन. नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर 2. अब एक बात देखो, इस 2 के लिए जैसे ही आप ये कहना चाहते हो अगर कि n चॉइसेस हुई, मान लेते हैं, ठीक है, n चॉइसेस, तो वो 1 1 नहीं रहेगा. और यहाँ पर हम बाइजेक्शंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास एक तो कम करना ही पड़ेगा, है ना. तो डेफिनेटली यहाँ कितनी चॉइस होंगी, 4 3 एंड सो ऑन. देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग n फैक्टोरियल आ जाएगा. अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया था तो ये 1 1 ऑन टू नहीं था, तो फिर मैंने सेकंड वाले के लिए भी क्या बोला था, n. और n को कितनी बारी मल्टीप्लाई किया था, m बार. तो n की पावर m नहीं आ गया था, जो को डोमेन की पावर डोमेन एलिमेंट था, वो यही तो आया था. अब m n भी हो सकता है. बाइजेक्टिव फंक्शंस ही नहीं होती, यही तो बात बताई है. फंक्शन a2 भी नहीं हो सकता. हाँ नहीं हो सकता, b फिर a के इक्वल हो जाएगा अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है. हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, लेकिन एलिमेंट तो डिफरेंट हो जाएगा. समझा नहीं मैं कैसे कह रहा है. जैसे कि 1 2 3 को ले लिया हमने एक सेट में, वो ठीक है, वो कोई बात नहीं भाई. ऐसे ही कहना चाह रहा है, मान लो वो तो है ऑब्वियसली 1 2 3 है और यहाँ पर बी सेट में 3 4 5 है. क्या बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि इसके कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होने चाहिए. तो ऐसे कोई रूल नहीं, ए टू ए भी n फैक्टोरियल आएगा, ए टू बी भी n फैक्ट, क्योंकि m और n क्या हो जाएंगे, इक्वल. ये वही तो लिया हुआ है. अब इसमें a और b डिफरेंट नहीं है. अगर सेम ही होते हो तो मैं यहाँ कर चुका हूँ. ये इन a है, इसका मतलब ये a टू a, ये a टू a है और ये a टू b है. तो पॉसिबल है, बिल्कुल है. ठीक है, तो सॉल्यूशन, लेट f from a to a be on to. Suppose f is not 1 1. There, that implies there must exist at least
two elements x1 x2 belongs to A such that fx1 is equal to, so take f1 is equal to f2. 1 is not equal to 2. Now we have क्योंकि इन दोनों का जो इमेज है वो सेम हो गया है, तो नाउ वी हैव लेस देन n एलिमेंट्स इन रेंज। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि इन दोनों की इमेज क्या कर दिया हमने, सेम कर दिया, तो जो हमारे पास रेंज होगी उसमें n से कम एलिमेंट्स होंगे। ए सेट 1 2 का जो आंसर करा है वो कोई एक करा है, कुछ भी करा होगा। अब यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने थे, n, एक तो आ ही चुका है, बाकी कितने बचे n-1। लेकिन यहाँ पर 2 गए तो यहाँ कितने बचे n-2, तो n-2 ही प्लेसेस ऑक्यूपाई हो सकते हैं मैक्सिमम। n-2 में 1 ऐड करा तो कितना हो गया n-1, तो मैक्सिमम कितने ऑक्यूपाई होंगे n-1, और यहाँ टोटल कितने थे n, और ऑक्यूपाई कितने हो रहे हैं n-1, तो कम से कम रेंज के अंदर n से तो कम एलिमेंट होंगे। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ मैक्सिमम एलिमेंट्स इन रेंज कितने हो सकते हैं n-1, तो रेंज में एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू n-1 होंगे। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज ऑफ द फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू n-1। बट कोडोमेन हैज एग्जैक्टली n एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, implies function cannot be on to, तो f can't be on to। और हम फंक्शन क्या लेकर चले थे, इसका मतलब हमने जैसे ही फंक्शन को नोट 1 1 लिया तो वो नोट ऑन टू हो गया, तो इसका मतलब implies our supposition was wrong। और supposition क्या थी, that is f is not 1 1, ये रॉन्ग है। implies फिर करेक्ट क्या हुई, f has to be 1 1। और फाइनली एंड नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम a या इन a या a टू itself, कुछ भी लिख दें, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। दैट इज हेंस प्रूफ। ये थ्योरम से यूज हो गया, और वो थ्योरम का प्रूफ नहीं करना, वो आपने वैसे ही समझ लिया। अब कर सकते हो ऐसा। हमको ये पता तो है कि क्या और टू फंक्शंस में n फैक्टोरियल रहेगा when n is equal to n, तो उसी तरीके से भी नो दैट उसी का प्रूफ है ये कि ऑन टू फंक्शंस में ये क्यों होता है, उसी का एक प्रूफ है। हाँ, ये उसी थ्योरम के हिसाब से समझ ले कि वही प्रूफ है ये। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 7th 8th 11th। ये तीनों एक जैसे ही हैं। 11th रह गया था क्या, 3x+5 वाला तो हो गया था, 11th तो है, तो बस 2 ही रह गया अब, 7th और 8th। 8th पे मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। 8th, चलो 7th और 8th, पहले 7th देख लेते हैं। f फंक्शन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय fn इज इक्वल टू सेट ऑफ n+1/2 if n is odd और n/2 if n is even फॉर ऑल नेचुरल नंबर। चेक करते हैं कि ये 1 1 है या ऑन टू है, क्या इसमें लिखा हुआ है, शो करना है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी मार्क कर लो, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7th और 8th। पीछे एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले तुम्हें, या मिले हैं? एक इसका होट्स में क्वेश्चन है और सॉल्व ही है, x डिवाइड बाय मोड x+1। देखना, x डिवाइड बाय मोड x+1, 1 1 ऑन टू। हाँ,
इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है, पूरा फंक्शन किया हुआ सब गोल, जब आएगा ही नहीं ये वाला क्वेश्चन तो मतलब खुद तुम्हें नहीं आएगा। मैं तो कह रहा हूँ पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, x डिवाइड बाय मोड x प्लस 1 या 1 प्लस मोड x, जो भी है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है और आ भी जाता है। 1-1 तो शायद कर लेते हैं बच्चे, पर ऑन टू में उन्हें दिक्कत आती है, पर जो भी है आप केसेस बनाकर कर सकते हो, मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चन है तो ये करके आना, डाउट कल पूछ लेना, जो भी डाउट आए कल पूछ लेना। x डिवाइड बाय 1 प्लस मोड x, यही वाला एग्जाम्पल 7 अच्छे से कर लेना इसको, जो ना समझ में आए तो कल पूछ लेना। अभी फिलहाल हम ये 2 क्वेश्चन देख लें और खत्म करें इसको। देखो भाई 7th क्वेश्चन, बस भाई देखो इसको, f नेचुरल टू नेचुरल एक फंक्शन दिया है, x की जगह n यूज कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल n है और ये उसका आंसर है। अच्छा तो 1-1 एंड ऑन टू, एक बार हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, आप पेपर में भी बना सकते हो ऐसे, एरो डायग्राम गलत नहीं है। तो ये सॉल्व तो हम आगे लिख कर ही करेंगे ना, इससे थोड़ा सा ना एक क्लैरिटी मिल जाती है कि फंक्शन कैसा होने वाला है। और मेन बात है मेरे को तुम्हें समझाना ही है तो फिर मैं एक बार ये बता ही देता हूँ, एरो डायग्राम से सिचुएशन ज़्यादा क्लियर हो जाती है। पहले बना लो या बाद में बनाओ, वेरीफाई कराने के लिए बनाना तो पड़ता ही है। n जो है ये हमारे पास डोमेन का पार्ट है, डोमेन का एलिमेंट है, इस नेचुरल नंबर का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। रूल 2 है फंक्शन में, एक रूल नहीं है। जब n ओड होगा तो ये रूल लगेगा, जब इवन होगा तो ये रूल लगेगा। पहले n को 1 लेते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट करते हैं। n 1 है तो ये 1 + 1 2/2 1 आ जाएगा, यानी कि 1 की इमेज क्या आई, 1 की इमेज 1 आ गई। अब 2 की इमेज निकालते हैं, यहाँ पर 2 है, 2 नेचुरल नंबर जो है वो इवन है, इवन के लिए ये वाला रूल लगेगा, तो 2/2 कितना आ गया 1। तो साफ सी बात है 1-1 तो है नहीं, पहली लाइन से ही समझ में आ गया कि 1-1 तो है ही नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अब 3 के लिए एक बार डाल कर देखते हैं। 3 ओड है, 3 के लिए आंसर क्या आएगा 2, और 4 के लिए भी क्या आएगा, यानी कि हर एक एलिमेंट की कितनी प्री इमेज होंगी 2। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली तो नहीं होगा, और यहाँ पर 2 एलिमेंट की एक इमेज आ गई तो 1-1 नहीं है, मैनी 1 है और साथ में ऑन टू है ये। ठीक है, तो अब यहाँ हम लिख कर देते हैं 1-1। क्लियरली f इज नॉट 1-1, ये डायग्राम भी बना सकते हो, नॉट 1-1 बिकॉज f1 इज इक्वल टू 1 + 1/2 यानी कि 1, एंड f2 इज 2/2 दैट इज 1। तो देयरफॉर f1 इज इक्वल टू f2। डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, दैट इज डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, सो f इज नॉट 1-1। अब बात करते हैं किसकी, ऑन टू की। अब ऑन टू के लिए मुझे क्या देखना होता है कि इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है, तो रेंज निकाल कर दिखा सकते हैं कोडोमेन के इक्वल। दूसरा जो तरीके से सिखाया था उसमें क्या था, लेट y इज इक्वल टू fx। अब y तो है नहीं क्योंकि fn है, तो fn के कोरस्पॉन्डिंग कुछ नाम रख लो आप, m रख लूँ या y रख लो, जो मर्जी रख लो। ठीक है, लेट m इज इक्वल टू क्या, fn। m किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का, और ये डोमेन का। तो 2 केस करते हैं, फर्स्ट केस, ठीक है, when n इज ओड, और n किसको बिलोंग करता है, डोमेन का एलिमेंट। अगर ओड होता तो रूल क्या है, m इज इक्वल टू, यहाँ से n की वैल्यू याद करो, x की वैल्यू y में निकालते थे, y इसको y लिख दूं क्या, लो y की जगह y है, बस x की जगह क्या है n है, तो ये y हो गया ना, 2y इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जो y की वैल्यू है ये इवन भी हो सकती है और ओड भी, y के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है ना। अब ये देखो n क्या है, ओड है, उसमें 1 ऐड करा, क्या आया इवन, इवन को 2 से डिवाइड किया, किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, हाँ
इवन कहाँ आता है? डिवाइड तो बोला था, किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? नेचुरल नंबर। वो इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है, इसका मतलब y इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। नहीं, यही बात समझ में? अगर यहाँ पर n को मैंने ओड डाला, 3 डाला, 3 + 1 4/2 2 आया, लेकिन अगर 5 डाला तो 5 + 1 6/2 3 आ गया। इवन भी आ सकता है, ओड भी आ सकता है, तो y पे कोई कंडीशन नहीं है, पर 2y पे तो कंडीशन है। 2y क्या होगा? इवन। ये तो हमेशा इवन होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और फिर -1 हो रहा है तो ओड हो जाएगा। चलिए आगे, n को हमने ओड ही लिया था, यहाँ तक मेरे को दिक्कत। सो हमने क्या करा, n को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया, यानी x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया। याद करो जब लिखवाया तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे, इसको क्या बोला था? इक्वेशन 1। अब क्या लिखते हैं हम? नाउ फॉर ऑल y जो किसको बिलोंग करते हैं, दैट इज ना 2y होगा ना इवन। n ओड है वो छोड़ दो, एक मिनट ये बताओ ना, अब y से तो शुरू करते थे, कोर डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज दिखानी है मेरे को। एक ही होता है उसमें केस, तो उसमें 2 केस बने हुए हैं। यहाँ पर एक केस से ऑन 2 हो रहा है, सफिशिएंटली प्रूफ। हर एक एलिमेंट की कितनी प्री इमेज है? 2। एक प्री इमेज कितनी है? वैसे तो 2 है। नहीं वैसे नहीं, 2 ही हैं। हर एक एलिमेंट की कितनी प्री इमेज है? 2। मैं एक दिखा दूंगा बस। फॉर ऑल y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, आगे देयर एग्जिस्ट x नहीं आएगा, n आएगा, बिलोंग्स टू दैट इज डोमेन। दैट इज n इज 2 - 1, ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? ओड, क्योंकि n ओड आएगा। आगे सच दैट f ऑफ n, और n क्या है मेरे पास? और ओड है, तो इट इज इक्वल टू f ऑफ। अब मेरे पास रूल तो 2 है, पर मुझे पता है कि n क्या है, क्योंकि 2y इवन होगा, और तो क्या बनेगा? आंसर क्या आएगा? ये वाला रूल लगेगा। क्या आ गया? y क्या था? एवरी नेचुरल नंबर, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट। दैट इंप्लाइज fn इज इक्वल टू, दैट इज आई कैन से एवरी नेचुरल नंबर हैज प्री इमेज एज ओड नेचुरल नंबर। हाँ या नहीं? इस y के लिए जो n है वो तो ओड है ना, तो हर एक नेचुरल नंबर की एक ओड प्री इमेज जरूर है। 1 की ओड प्री इमेज 1, 2 की ओड प्री इमेज 3, और वो प्री इमेज भी कौन सी है? 2y - 1। मतलब जो ये तो AP नहीं बन गई, सोचो ये तो AP बन गई। A1 A2 A3 ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 1 3 5 एंड सो ऑन। जनरल टर्म क्या होती है? हाँ, तो ये A1 टर्म की 1 ही तो है, A2 की 3, A3 की 5, 1 की 1, 2 की 3, इस तरह से जो टर्म का प्लेस है उसकी इमेज है ना, दैट इज सफिशिएंट। तो दैट इम्प्लाइज f इज ऑन टू। लेकिन अगर आप सेकंड पार्ट भी करना चाहते हो, वैसे कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, इतने के नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें दूसरा केस भी करते हो, ठीक है, केस 1 कर दिया, ऑन टू सफिशिएंट प्रूव हो गया, केस 2 अगर करना है सेम ही करेंगे। तो व्हेन क्या लिखेंगे? n इज इवन, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना होएगा? y इज इक्वल टू fn। fn क्या होएगा? n/2। n की वैल्यू कितनी आ गई? तो फॉर ऑल y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्या? कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट n, इवन बनेगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन, सच दैट fn इज इक्वल टू f2y इज इक्वल टू, इवन है तो n/2, मतलब इज इक्वल टू y, दस f इज ऑन टू। अब ये करना है या वो करना है, तुम्हारी मर्जी, और दोनों करने हैं वो भी कर सकते हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप कंप्लीटली ये बात दिखा रहे हो ना, फॉर ऑल दिखा रहे हो, ऐसा थोड़ा कर रहे हो कि आधा दिखा रहे हो। जैसे इसके अंदर सिर्फ एक केस करें, अगर हम एक ही केस को कंसीडर करें तो फंक्शन नहीं बनता, इसमें कोई दिक्कत कैसे? जैसे कि 1 की 1 है और 2 की 3 है, हाँ, इवन वाले को हम कंसीडर ना करें तो फंक्शन नहीं बनेगा, फिर x 2 और जो इवन नंबर है उसकी कोई इमेज नहीं रहेगी। अच्छा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ऑन टू के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑन टू ये नहीं चेक करता कि फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन तो है ऑलरेडी, वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा है फंक्शन। हाँ, क्वेश्चन तो फंक्शन में ही दे रखा है। इसने दोनों ही दिखाए हैं, देखो बुक में देखो क्या करा है इसने। वी ऑब्जर्व, अच्छा यहाँ से अगेन, लेट n बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ n, इफ n इज ए ओड नंबर देन 2n - 1 इज ऑल्सो ओड नंबर। ये यहाँ से आ गया। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट को शॉर्ट में कैसे करके दिखाता है? क्या लिखा हुआ है? इफ n इज ए ओड नंबर, ये रहा, देन 2y - 1, इसने y की जगह n ही यूज कर लिया सिंबल, n m कुछ भी यूज कर सकते हो। 2n - 1 इज ऑल्सो ए ओड नंबर, और उसके बाद ये करके दिखा दिया इसने, देखो, सच दैट एफ एन, ये आ गया n। अगेन अगर n इवन नंबर है, ये n इवन हो गया, तो 2n भी इवन, और ये करके दिखा दिया इज इक्वल टू, दोनों केस कर लेना ज़्यादा डाउट लगे तो दस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ अ प्री इमेजिन डोमेन एफ इज ऑन टू। ठीक, दोनों करने हो तो दोनों कर देना, मैंने तुम्हें दोनों सिखा दिए। मेरे वाले मेथड में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी ऐसे सिखाया था, अब भी ऐसे सिखाया। बस ये क्या करता है, ये ना, ये वाला स्टेप ना करके मन में भी कर सकते हो आप, सोचो तो। इसको अगर y के इक्वल लोगे, 2 × y - 1, इतना बड़ा तो है नहीं, मन में भी कर सकते हो। तो इसको अगर मैं छोटे एक ही लाइन में लिखना चाहूँ तो मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, वो डिपेंड हमारे पे करता है। ये मैंने पूरे स्टेप्स के साथ लिखवाया है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना लगे पहले वाले से और इस वाले में। फोटो ले ली क्या? सही है, ये बढ़िया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। वो भी कुछ ऐसा ही है। एफ n to n नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों दिखाने हैं। नेचुरल टू नेचुरल एफ n, एफ x दिया है या n दिया है? मेरी बुक में तो x ही दिया होगा, x + 1 x - 1, x दिया हो या n दिया हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये जब x क्या होगा ओड, और जब x क्या होगा इवन। हमें इस f को क्या दिखाना है? बाइजेक्टिव, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू। चलो देखो, जब ऑड है तो ये रूल लगेगा, इवन है तो ये रूल लगेगा। अब हम पहला पार्ट कर रहे हैं, क्या? f इज़ 1 1, इसको प्रूव ही करना है हमने। f इज़ 1 1, तो 1 1 के लिए पहले क्वेश्चन में तो 1 1 नहीं था ना, तो आसान हो गया, 2 एग्जाम्पल मिल गए थे। लेकिन इसमें तो 1 1 है, तो उसके लिए हमें मेथड से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट x1, x2 बिलोंग टू दैट इज कोडोमेन। लेकिन अब x1 और x2 अगर हम 2 नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो 2 नेचुरल नंबर की पॉसिबिलिटी, दोनों ओड हो सकते हैं, दोनों इवन हो सकते हैं, या एक ओड एक इवन होगा। अब उसमें कौन सा ओड है कौन सा इवन है, और ओड के लिए अलग रूल है और इवन के लिए अलग, तो हमें केस बनाने पड़ेंगे। केस 1, व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर ओड, जब ये दोनों ओड है, ठीक है, देयरफॉर दोनों ही x1 x2 क्या है? ओड है। देयरफॉर हम क्या लेकर चलते हैं, इसके बाद हम fx1 है ना, तो व्हेन x1 x2 आर बोथ ओड, सो अब सच दैट से स्टार्ट नहीं करते, इफ से स्टार्ट करते हैं। बात वही होती है, इफ fx1 इज इक्वल टू इम्प्लाइज, fx1 की वैल्यू क्या होगी? +1, और x2 1 से 1 इम्प्लाइज, इसका मतलब 1 1 है। सेकंड केस लिखते हैं, यहाँ लिख लो, देयरफॉर f इज 1 1 इन फर्स्ट केस व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर इवन, एक बार ओड लिया एक बार इवन। नाउ इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, इवन के केस में क्या था? ठीक, -1 से -1, x1 किसके इक्वल आ गया, तो देयरफॉर f इज 1 1 इन केस 2 ऑल्सो। अब इफ x1 इज ओड, ये भी तो पॉसिबल है, बट या एंड x2 इज इवन। अब आप ये लेकर कैसे चलोगे? इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, क्या ऐसा ले भी सकते हो
ऐसा क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x1 ओड है और x2 इवन है। ये बात हमें पहले ही पता है कि ये ओड नेचुरल नंबर है और ये इवन है, तो ओड और इवन कभी इक्वल तो आ ही नहीं सकते। तो आप इससे प्रूव कर ही नहीं पाओगे कि x1 x2 के इक्वल है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है x1 x2 के इक्वल नहीं हो सकता, है ही नहीं। अब ध्यान से समझो, हमने ये किया था 1 1 को समझने के लिए। x1 x2 दो आर्बिट्री एलिमेंट ले लिए, बिलोंग टू द गिवन सेट A। fx1 is equal to fx2 if then implies x1 is equal to x2, therefore हमारा फंक्शन f is 1 1। इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट भी समझी थी। if x1 is not equal to, ये if है और ये then वाला नेगेशन में आएगा और if बनेगा, if वाला then बनेगा और नेगेशन में चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और गिवन स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है तो उसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा ट्रू होती है, और गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी फॉल्स होगी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स एक ही बात को प्रूव कर रहे हैं कि फंक्शन 1 1 है। इस केस में भी फंक्शन 1 1 है और ऊपर वाले केस में भी 1 1 है। अब यहाँ पर ये वाला केस लग रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, साइन एक्स वाला। समझ में आई बात? तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अब हम यहाँ लिखेंगे क्लियरली x1 इज y बिकॉज इवन एंड ओड आर नॉट इक्वल। तो आप मेंशन भी कर सकते हो बिकॉज ओड नेचुरल नंबर इज नॉट इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर। अब मेरा टारगेट क्या है? अब मेरा टारगेट है देन ये प्रूव करना कि x1 fx1 और fx2 भी इक्वल नहीं है। उसके लिए x1 ओड है, ओड में 1 ऐड करता हूँ तो किसकी वैल्यू आती है? fx की, है ना। तो fx तो x1 देयरफॉर या दैट इम्प्लाइज x1 प्लस 1 इज क्या होगा? अगर x1 ओड है, ओड में 1 ऐड करें तो क्या बनेगा? इम्प्लाइज क्या कह दूं? fx1 इज होगा। अब x2 में क्या करना है? x2 इवन है तो x2 माइनस 1 क्या होएगा? ओड। क्यों होगा? इवन में 1 माइनस तो ओड होगा। तो fx2 क्या बन जाएगा? इज ओड। तो देयरफॉर fx1 विल नॉट बी इक्वल टू implies f is in। ठीक, अब कौन सा केस रह गया? फोर्थ। क्या फोर्थ केस करने की नीड है? होगा क्या? x1 को x2 मान लो और x2 को x1। हो गया क्वेश्चन फोर्थ वाला केस। x1 इवन करोगे और x2 को ओड करोगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा बस रूल। तो अब करने की नीड नहीं है, फोर्थ में लिख देना क्या? सिमिलरली व्हेन x1 is even and x2 is odd, f can be proved as 1 1। hence f is 1 1। ये एक पार्ट हो गया, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे 1 1 के 3 4 केस जो है करके दिखाने पड़ते हैं, ओड का अलग इवन का अलग। अब रह गया ऑन टू। बस अब करते हैं कंप्लीट। देखो अब लास्ट क्वेश्चन है तो मैं इसमें डायरेक्ट करता हूँ, समझ में आ जाएगा तुम्हें अगर ट्राई करोगे तो। ऑन टू या प्रॉपरली लिख कर दिखाऊँ? प्रॉपरली लिख कर दिखाऊँ क्या? अब ओड है और इवन है, दोनों केस करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू fx। तो लेट y इज इक्वल टू fx, दैट इज y इक्वल टू fx x प्लस 1 if x is odd, x minus 1 if x is even। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं किससे? केस 1 से। केस 1 में when x is odd, therefore y is equal to implies x equal to। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं? नाउ फॉर ऑल y लिखते थे, याद हो तो? अब नहीं लिख सकते। अब समझना ध्यान से, x क्या है? तो x प्लस 1 क्या हुआ? अगर x ओड है तो x प्लस 1 इवन हुआ ना, और x प्लस 1 इवन हुआ तो y क्या हुआ? अरे y क्या हुआ? y x प्लस 1 y है तो y इवन हुआ ना। तो नाउ फॉर ऑल इवन, फॉर ऑल इवन नेचुरल नंबर, फॉर ऑल इवन नेचुरल नंबर y किससे बिलोंग करते हैं? बिलोंग्स टू कोडोमेन। देयर एग्जिस्ट
x और x ओड होगा, ब्रैकेट में ओड नेचुरल नंबर, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू, अब जो x है वो तो ओड है ना, ओड वाला रूल लगेगा, ओड वाला रूल ये रहा x प्लस 1, तो y माइनस 1 यही तो काटना है, इज इक्वल टू, तो देयर फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एवरी, वाई क्या था, इवन था ना, एवरी इवन नेचुरल नंबर हैज ओड नेचुरल नंबर एज प्री इमेज, हर इवन नेचुरल नंबर की ओड नेचुरल नंबर प्री इमेज है। अब इसमें केस दूसरा भी करना पड़ेगा, वहां तो चलो चल जाता है, लेकिन यहां नहीं चलेगा। व्हेन x इज इवन, ठीक है, सीधा करें, वो तो कितनी बारी कर लिया, एक लाइन लिखें सीधा, व्हेन x इज इवन, दिमाग में कर लेते हैं। हाँ वो दिमाग में ही करता है बुक वाला भी, सीधा क्वेश्चन फॉर ऑल, अब x इवन है, इवन माइनस 1 क्या बना, ओड, और वो वैल्यू किसकी आएगी, y की, फॉर ऑल ओड नेचुरल नंबर y देयर एग्जिस्ट x, और x क्या होगा उस केस में, x माइनस 1 को y करोगे तो y प्लस 1 आएगा, तो देयर एग्जिस्ट y प्लस 1, इवन होगा ना, लिख कर ही कर लियो भाई तुम, माइनस 1 तो ये हो जाएगा ना, x इक्वल है, हाँ x इवन है, फिर वो लिखने वाली बात आ गई ना, x इवन है ना, एक सेकेंड, x इवन है, इवन माइनस 1 क्या बना, ओड, तो y क्या हुआ, ओड, तो मैंने यहाँ ओड लिया, तो y के लिए x निकाल रहे हैं ना, नहीं है तुम्हारे बस का, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इवन सच दैट f ऑफ y प्लस 1, ये x है, इज इक्वल टू, ये वाला आ जाएगा, f ऑफ y प्लस 1, तो देयर फॉर एवरी, ये y क्या था, ओड, एवरी ओड नेचुरल नंबर y हैज प्री इमेज, कौन सी प्री इमेज है इसकी, यहां लिख देना, हैज इवन प्री इमेज, और वो इवन प्री इमेज पता कौन है, y प्लस 1, नहीं पसंद आया तो ऐसा ही लिख दूं क्या, x की वैल्यू में निकाल लो, बस और क्या। अब बुक में देखना, बुक में इसने सिर्फ 2 लाइनों में खत्म कर रखा है, क्योंकि इसने ये वाला नहीं कर रखा,